बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है द प्लेन क्रैश दैट चेंज्ड इंडियाज फ्यूचर, होमी भाभा ध्रुव राठी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर का, फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर का, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 24 जनवरी 1966 सुबह का वक्त था। एयर इंडिया की फ्लाइट 101 बॉम्बे से लंदन के लिए उड़ान भर चुकी थी। यह हवाई जहाज एक बोइंग 707 प्लेन है जिसमें 117 लोग सवार हैं और कमांड संभाले हैं कैप्टन JT D'Souza, जो एयर इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट्स में से एक हैं। प्लान के अनुसार इस फ्लाइट के बीच में 3 स्टॉप्स होंगे, दिल्ली, बेरूट, फिर जेनीवा और फाइनली लंदन। पहले 2 स्टॉप सक्सेसफुल रहते हैं। बेरूट में स्टॉप ओवर के बाद यह प्लेन जेनीवा की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ कुछ मिनट लेट था। सुबह 7 बजे GMT पर कैप्टन डसूजा जेनीवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं कि उनका हवाई जहाज 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, वेस्टर्न यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ मॉन्ट ब्लैंक से लगभग 3,000 फीट ऊपर। जेनीवा कंट्रोल, एयर इंडिया 101। ATC से बातचीत के बाद वो प्लेन को नीचे उतारना शुरू करते हैं कि तभी बिना किसी वार्निंग के यह हवाई जहाज अचानक से रेडार से गायब हो जाता है। ठीक है। जिस वक्त ऐसा हुआ उस वक्त आसमान में एक और फ्लाइट भी मौजूद थी, इटली की फ्लाइट 6029। एयर इंडिया के रेडार से गायब होने के कुछ मिनट बाद करीब 7:04 पर जेनीवा के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस इटालियन पायलट से पूछते हैं कि क्या उसे मॉन्ट ब्लैंक की पहाड़ी के पास कुछ नजर आ रहा है। पायलट जवाब देता है कि लगभग 16,000 फीट की हाइट पर उसे एक काला सा ब्लैक क्लाउड नजर आ रहा है। लेकिन वो ब्लैक क्लाउड दोस्तों किसी बादल का नहीं था। वो एयर इंडिया का वही हवाई जहाज था जो फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर मौजूद माउंट ब्लैंक की पहाड़ी से टकरा चुका था। इस टकराव के बाद इस प्लेन के टुकड़े कई किलोमीटर दूर तक बिखर जाते हैं और इसमें सवार कर रहे सभी 117 लोगों की मौत हो जाती है। High on the roof of Europe, only a few feet below the summit of Mont Blanc, 117 people met sudden death. The monarch of the Alps in a few awesome seconds snatched its victims when it was barely light. आमतौर पर यह सिर्फ एक ट्रैजिक प्लेन क्रैश की कहानी होती है जिसे वक्त के साथ भुला दिया जाता, लेकिन इस हवाई जहाज में एक ऐसे आदमी बैठे थे जिनकी मौत ने इंडिया का पूरा फ्यूचर बदल दिया। होमी जहांगीर भाभा, द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो इंसान जिन्होंने खुलेआम कहा था कि इंडिया सिर्फ 18 महीनों में एटम बॉम्ब बना सकता है। जिस दिन ये प्लेन क्रैश किया उस दिन ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक मीटिंग के लिए वियना जा रहे थे और इनकी मौत के साथ इंडिया का सिर्फ 18 महीने में न्यूक्लियर पावर बनने का सपना भी खत्म हो गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक इत्तेफाक था? बहुत सारे लोगों का मानना है कि होमी भाभा का ये प्लेन क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं था। ये US की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने करवाया था, उन्हें मारा गया था। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि उस महीने मरने वाले वो अकेले आदमी नहीं थे। उनसे ठीक 13 दिन पहले एक और बड़ी मौत हुई थी, एक ऐसी मौत जिसने इस पूरी कहानी को और गहरा कर दिया। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को गहराई से आज के इस वीडियो में। साल 1939 में होमी भाभा इंग्लैंड से ब्रेक लेकर इंडिया आए थे, लेकिन उसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई थी। इसकी वजह से वो वापस इंग्लैंड नहीं जा सके। भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मशहूर कैवेंडिश लेबोरेटरी से PhD की थी, वो लैब जहां क्वांटम मैकेनिक्स और पार्टिकल फिजिक्स की नींव रखी जा रही थी। स्कूल में पढ़ाया गया ये बोर्स एटॉमिक मॉडल याद है आपको? उन्होंने नील्स बोर जैसे लेजेंड्स के साथ काम किया था और भाभा को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इंडिया में इन्होंने CV रमन के इनविटेशन पर बेंगलुरु के IISc को ज्वाइन किया और फिर इन्होंने इंडिया का पूरा साइंटिफिक सिस्टम खड़ा कर दिया। 1945 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया और 1948 में इंडिया के ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन बने। इनका साफ मानना था कि अगर इंडिया को एक बड़ी ताकत बनना है और खुद को बचाना है तो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा। इनके लिए ये इंडिया के आत्मसम्मान का सवाल था। आज़ादी के बाद भाभा ने अपने इस सपने पर जोर देना शुरू किया और इसमें उन्हें साथ मिला अपने करीबी दोस्त जवाहरलाल नेहरू का। हालांकि पब्लिकली देखा जाए तो नेहरू हमेशा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के खिलाफ रहे थे,
लेकिन इसके बावजूद भाभा चुपचाप अपनी तैयारी करते रहे। समय के साथ साथ जैसे जैसे कोल्ड वॉर बढ़ी, अमेरिका और सोवियत के बीच रिश्ते खराब होने लगे, धीरे धीरे नेहरू भी कन्विंस हो गए थे कि इंडिया को एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होगा। उन्होंने भाभा से कह दिया था कि जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो तो आकर उनसे मिल सकते हैं। साल 1960 भाभा ने कनाडा की मदद से साइरस नाम का एक रिएक्टर चालू करवाया जो प्लूटोनियम पैदा करता था, वही मटेरियल जिससे बॉम्ब बनता है। फिर 1962 में इंडिया चाइना वॉर छिड़ती है और इसके 2 साल बाद चाइना एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट भी कर लेता है। इसके बाद से इंडिया में न्यूक्लियर बॉम्ब के समर्थन में उठ रही आवाजें और तेज हो गई थी। चाइना के टेस्ट के सिर्फ कुछ ही दिन बाद होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर बताया कि 50 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में सिर्फ 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और 1965 में उन्होंने दोहराया कि अगर सरकार इजाजत दे तो वो 18 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर दिखा सकते हैं। लेकिन तब तक प्रधानमंत्री नेहरू का देहांत हो चुका था और नेहरू के बाद बने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक गांधीवादी थे, पूरी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब्स के सख्त खिलाफ थे। मगर भाभा ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों की कोशिश के बाद उन्होंने शास्त्री जी को भी मना लिया। दिसंबर 1965 लाल बहादुर शास्त्री होमी भाभा को कहते हैं कि वो न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी तेज कर दे। अचानक से इंडिया का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना हकीकत लगने लगा था और ये हकीकत बहुत बहुत करीब थी। लेकिन फिर अचानक से कुछ ही हफ्तों के अंदर सब कुछ बिखर गया। हरी झंडी दिखाए जाने के ठीक 1 महीने बाद 11 जनवरी साल 1986 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। London, flags fly at half-mast in mourning for India's Prime Minister, who died of a heart attack in Tashkent. What tragic irony that within a few hours of reaching an agreement for peace, Mr. Shastri should die. ये एक ऐसी मौत थी जिस पर आज तक सवाल उठते हैं और इसके ठीक 13 दिन बाद मॉन्ट ब्लैंक पर हुए उस प्लेन क्रैश में होमी भाभा भी दुनिया से चले जाते हैं। सोचकर देखो, वो 2 आदमी जिन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब का भविष्य तय किया था, दोनों 2 हफ्तों के अंदर ही मर चुके थे और इस प्रोग्राम की सीक्रेसी इतनी ज्यादा थी कि इससे जुड़ी कोई फाइल तक नहीं बनी थी। उन दोनों के अलावा सरकार में किसी को नहीं पता था कि उनके बीच एग्जैक्टली क्या तय हुआ था। इन मौतों के बाद इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक वैक्यूम सा बन जाता है। 2 मौतें 13 दिन और एक ऐसा राज जो दोनों के साथ चला गया। अब सवाल यह था कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस प्लेन क्रैश पर वापस जाना होगा। एयर इंडिया फ्लाइट 101। ये क्रैश इतना भयानक था कि पहाड़ में एक बड़ा गड्ढा बन गया था। प्लेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। हालत ये थी कि होमी भाभा या किसी भी दूसरे पैसेंजर की एक डेड बॉडी तक नहीं मिली। प्लेन का रैकेज तक रिकवर नहीं हो पाया और खराब मौसम की वजह से सिर्फ 1 दिन बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। किसी भी प्लेन क्रैश की जांच में सबसे अहम चीज होती है प्लेन का ब्लैक बॉक्स। वो भी इस केस में कहीं नहीं मिला। तो सोचकर देखो, ना कोई बॉडी, ना कोई रैकेज, ना कोई ब्लैक बॉक्स। एक पहाड़ था बस जिसने सारे सबूत अपने अंदर ही निगल लिए। और इसी खामोशी के बीच कई दशकों बाद एक आदमी सामने आया, एक ऐसे कबूलनामे के साथ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना कौन चाहता था। 1945 में अकेला अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब वाला देश था, लेकिन 1965 तक आते आते सोवियत यूनियन और चाइना समेत कई देशों के पास बॉम्ब आ चुके थे। ठीक इसी वक्त 1965 से 1968 के बीच जेनीवा में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी पर बातचीत चल रही थी। इस ट्रीटी का सिर्फ एक मकसद था कि किसी भी नए देश को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना। अब जो लोग इस ट्रीटी को बना रहे थे उनके अनुसार इंडिया का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना इस पूरे प्लान को तबाह कर सकता था, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान अपना बॉम्ब बनाता और फिर शायद ईरान, फिर इजिप्ट और मिडिल ईस्ट के बाद सारे देश। नॉन प्रोलिफरेशन का पूरा फ्रेमवर्क ढह सकता था। अब यहाँ पर एक थ्योरी है CIA असैसिनेशन थ्योरी, जिसके मुताबिक अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इंडिया जैसी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आए और इसे रोकने के लिए होमी भाभा को मरवाया गया। होमी भाभा की पूरी कहानी में एक चीज बार बार सामने आती है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे थे, ये इसे जीरो से बना रहे थे। पूरा का पूरा साइंटिफिक सिस्टम खुद के हाथों से खड़ा कर रहे थे। और यहां पर आती है इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात। साल 2008 के आसपास ग्रेगोरी डुगलस नाम के एक जर्नलिस्ट ने
कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो नाम की एक किताब पब्लिश करी। इसमें उन्होंने CIA ऑफिसर रॉबर्ट टी क्राउली से बातचीत की थी। क्राउली कोई आम ऑफिसर नहीं थे, वो CIA के डायरेक्टरेट ऑफ प्लान्स में काम करते थे, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स कहा जाता था, और क्राउली का निकनेम था क्रो, यानी कि एक कौवा। इस किताब में 5 जुलाई 1996 की एक बातचीत है जिसमें क्राउली कहते हैं कि CIA ने होमी भाभा के प्लेन को कार्गो होल्ड में रखे एक बॉम्ब से उड़ाया था। क्राउली का लॉजिक था कि इंडिया सोवियत यूनियन से मिला हुआ था और इंडिया ने एटॉमिक बॉम्ब पर काम करना शुरू कर दिया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया के पास किसी भी तरीके का न्यूक्लियर बॉम्ब आए, क्योंकि शायद वो पाकिस्तान पर इसका इस्तेमाल करके हमला कर सकते थे। इस किताब में क्राउली ने होमी भाभा को एक जीनियस बताया जो सच में बॉम्ब बना सकते थे। उनके मुताबिक भाभा को कई बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन वो नहीं माने और साफ कह दिया कि कोई भी इंडिया को बाकी न्यूक्लियर पावर्स के बराबर आने से नहीं रोक सकता। क्राउली ने कहा कि भाभा मुसीबत खड़ी करने के लिए वियना जा रहे थे और तभी उनके प्लेन के कार्गो होल्ड में रखा बॉम्ब फट गए। सब लोग पहाड़ों में गिर गए और कोई सबूत नहीं बचा। इसके बाद क्राउली ने शेखी मारते हुए एक ऐसी बात कही जो रोंगटे खड़े कर देती। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते तो इस हवाई जहाज को वियना शहर के ऊपर उड़ा सकते थे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उन्होंने इसे एक बड़े शहर की बजाय एक ऊंचे पहाड़ पर गिराने का फैसला किया। क्राउली के दावे यहां पर खत्म नहीं होते। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री को भी CIA ने ही मरवाया था, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इजाजत दी थी। अब इस पॉइंट से हम कई साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, साल 2016। माउंट ब्लैंक पहाड़ी के ऊपर जो ग्लेशियर है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहा है, और जो राज इस पहाड़ ने इतने दशकों तक छुपा कर रखे वो इसने धीरे धीरे करके वापस उगलने शुरू किए। पिघली हुई बर्फ की वजह से होमी भाभा का एक ब्रीफकेस सामने आता है 2016 में, जिसमें कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे थे। ये डॉक्यूमेंट्स चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज और फॉरेन पॉलिसीज के बारे में थे। एक डॉक्यूमेंट में तो साफ लिखा था कि 1967 के मिड तक चाइना के पास 1000 मील की रेंज वाली एक न्यूक्लियर मिसाइल होगी। ये डॉक्यूमेंट्स साफ कंफर्म करते हैं कि उस वक्त इंडिया चाइना की न्यूक्लियर पावर बनने से कितना चिंतित था। और एक डराने वाला इत्तेफाक भी सामने आता है कि नवंबर 1950 में एयर इंडिया की ही फ्लाइट 245 मालाबार प्रिंसेस ठीक इसी इलाके में क्रैश हुई थी। इसमें भी सवार सारे 48 लोग मारे गए थे। एक ही एयरलाइन के 2 प्लेन क्रैशेस, वो भी एक ही पहाड़ पर। इसी चीज ने लोगों का शक और गहरा कर दिया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और इसी बीच सबूतों की एक बिल्कुल अलग कड़ी भी सामने आई, जो किसी बॉम्ब की तरफ नहीं बल्कि आसमान में मौजूद किसी और चीज की तरफ इशारा कर रही थी। क्रैश के दौरान फ्रेंच अथॉरिटीज का रवैया भी बहुत अजीब था। दरअसल एयर इंडिया के प्लेन का कुछ रैकेज इटली की तरफ भी गिरा था, लेकिन इटली इस जांच में शामिल ही नहीं हुआ। जब फ्रांस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ORTF की एक टीम इटालियन साइड पर पहुंची तो फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर ने गुस्से में ORTF के हेड को फोन किया और आदेश दिया कि जांच रोककर टीम को फौरन वापस बुलाया जाए। और जब वो टीम वापस आई तो अथॉरिटीज ने पहाड़ पर मिले वो टुकड़े उनसे जब्त कर लिए। ये प्लेन क्रैश के टुकड़े भी अपने आप में बड़े रहस्यमयी थे। एक टुकड़े पर 1 जून 1960 की मुहर लगी थी, जबकि एयर इंडिया का वो फ्लाइट 101 वाला जो क्रैश हुआ था, उसका जो प्लेन था बोइंग 707, वो तो 1961 में ही सर्विस में आया था। इसके अलावा एक येलो एलॉय से बना हुआ भी एक टुकड़ा था। एक ऐसा भी टुकड़ा था जो कैमोफ्लेज सा था। ORTF की टीम के मुताबिक ये टुकड़े एयर इंडिया के प्लेन के थे ही नहीं। फ्रेंच अथॉरिटीज के इस रवैये ने शक पैदा किया कि कुछ तो छिपाया जा रहा है, और ORTF की टीम ने दावा किया कि एयर इंडिया के प्लेन का किसी दूसरे प्लेन से मिड एयर कोलिजन हुआ था। यानी यहां पर 2 प्लेन टकराए थे, एक क्रैश नहीं। साल 2018 एक फ्रेंच रैकेज कलेक्टर जॉन डैनियल रॉश को माउंट ब्लैंक पहाड़ी के पास एयर इंडिया के प्लेन का जेट इंजन और कुछ और टुकड़े मिलते हैं। वो दावा करते हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट इटली के एक सीक्रेट F-10 स्टार फाइटर जेट से टकराई थी। रॉश के मुताबिक ये फाइटर जेट माउंट ब्लैंक पर फ्रांस की एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जासूसी कर रहा था और हर हफ्ते तस्वीरें लेने आता था। पकड़े जाने से बचने के लिए ये अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर देता था। ट्रांसपॉन्डर वही इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जिससे किसी दूसरे हवाई जहाज को किसी की पोजीशन पता चलती है। तो बंद होने की वजह से एयर इंडिया के प्लेन को ये रेडार पर दिखा ही नहीं और दोनों टकरा गए। और इसी टकराव के बाद सब कुछ कवर अप कर दिया गया। इस नई थ्योरी के सपोर्ट में रॉश ने 2 अहम सबूत पेश किए। पहला, कुछ फिल्म नेगेटिव्स जो इन्हें ग्लेशियर पर मिले थे।
इन नेगेटिव्स में मॉन्ट ब्लैंक के लैंडस्केप की तस्वीरें थी, जिन पर जनवरी 1966 के क्रैश से कुछ ही समय पहले की डेट्स लिखी थी। रॉश का कहना था कि ये तस्वीरें उसी फाइटर जेट के जासूसी कैमरा से ली गई थी। दूसरा सबूत था एक 25 बाय 12 सेंटीमीटर का मुड़ा हुआ मेटल पैनल, जिस पर लिखा था USAF यानी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। असल में बात क्या है, ये F-10 4G स्टार फाइटर एक अमेरिकन जेट था और रॉश और उनके समर्थक कहते हैं कि ये पैनल इस बात का पक्का सबूत है कि एयर इंडिया का प्लेन उस US मेड फाइटर जेट से टकराया था। अब आप कहोगे कि ये दो अलग अलग थ्योरीज हैं, एक CIA असैसिनेशन वाली थ्योरी और ये एक मिड एयर कोलिजन वाली थ्योरी, लेकिन एक्चुअली में दोनों थ्योरीज एक ही बात बता रही हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। कौन सी सच है आखिर इनमें से? मैं हमेशा से कहते आया हूं दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। आइए इन दोनों थ्योरीज को जरा करीबी से जांचते हैं। सबसे पहले जांच करते हैं CIA वाले कबूलनामे की। जैसे ही आप ग्रेगरी डुगलस का बैकग्राउंड खंगालते हो, बहुत सारे डाउट्स निकल कर आते हैं। मशहूर हिस्टोरियन रिचर्ड एवंस अपनी किताब द हिटलर कंस्पिरेसीज में बताते हैं कि ग्रेगोरी डुगलस तो दरअसल इस आदमी के कई नकली नामों में से सिर्फ एक था। इसके पीछे का असली आदमी था पीटर स्टाल, एक फार राइट सोच रखने वाला कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, जिसका बैकग्राउंड नकली नाजी मेमोराबिलिया के काले धंधे में था और जिस पर फेक नाजी डॉक्यूमेंट्स गढ़ने के आरोप लगते रहे। और ये बात सिर्फ एवांस ने नहीं पकड़ी, इससे भी कई साल पहले 1992 में मशहूर राइटर गीटा सेरेनी ने द इंडिपेंडेंट में लिखा था कि कैसे यही पीटर स्टाल ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फैला रहा था जो दावा करते हैं कि एलाइज ने जंग के बाद बड़े नाजी अफसरों को बचाया था। गहरी पड़ताल के बाद सेरेनी साफ इस नतीजे पर पहुंची कि स्टाल झूठ बोल रहा था। चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि होमी भाभा वाला ये किस्सा स्टाल का पहला ऐसा खुलासा नहीं था। इससे पहले साल 2002 में उसने एक किताब लिखी थी रेजिसाइड, जिसमें उसने ठीक यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। उसने दावा किया था कि उसके पास हाल ही में एक गुजरे हुए सीनियर CIA ऑफिसर्स के डॉक्यूमेंट हैं जो साबित करते हैं कि जॉन F कैनेडी को CIA ने ही मरवाया था। यानी एक मर चुके CIA ऑफिसर के मुंह से किसी बड़ी असैसिनेशन का इकबालिया बयान दिलवाना, यह स्टाल का पुराना और आजमाया हुआ पैटर्न था। होमी भाभा और क्राउली वाली कहानी भी बिल्कुल इसी सांचे में ढली हुई है। अब आते हैं दूसरी मिड एयर कोलिजन थ्योरी पर। इसका पूरा जो एविडेंस है वो सिर्फ एक ही बात पर टिका है कि 24 जनवरी साल 1966 को एक इटालियन F-104G स्टार फाइटर एयर इंडिया के प्लेन से टकराकर मॉन्ट ब्लैंक के पास कहीं गिरा था। लेकिन इटालियन मिलिट्री रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक फॉर्मर इटालियन एयरफोर्स ऑफिसर डेविड सेंसियोटी ने इटालियन मिलिट्री रिकॉर्ड्स खंगाले इसी चीज को लेकर और पाया कि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला। 24 जनवरी 1966 को एक फाइटर जेट का एयरफ्रेम डैमेज जरूर हुआ था, लेकिन वो घटना रोम के दक्षिण में हुई थी। इसके अगले दिन भी एक और स्टार फाइटर क्रैश हुआ था, लेकिन वो हादसा भी रोम के पास हुआ था, मॉन्ट ब्लैंक के पास नहीं। यानी जिस फाइटर जेट की टकराने की बात की जा रही है उसका कम से कम कोई पब्लिक रिकॉर्ड तो कहीं मौजूद हो। अब बात यह है दोस्तों कि इस थ्योरी के सबसे बड़े चेहरे डैनियल रॉश ने पहले दावा किया था कि प्लेन को मिसाइल ने गिराया था और बाद में वो इस कोलिजन थ्योरी पर आ गए थे। रॉश भी कोई क्रैश इन्वेस्टिगेटर नहीं है, बल्कि एक फॉर्मर फुटबॉलर और बिजनेसमैन है जो बाद में एविएशन क्रैशेस के एंथुजियास्ट बन गए। अब यहाँ पर इन दोनों थ्योरीज को लेकर हमारे पास काउंटर पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इन दोनों थ्योरीज को डिसप्रूव कर देते हैं। लेकिन आप में से कई लोग कहोगे कि ये CIA वाली बात तो ग्रेगरी डुगलस की किताब से पहले से चल रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस फ्रॉडस्टर ने इस बात का फायदा उठाकर ये झूठ छाप दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि CIA ने ऐसा नहीं किया। इसी तरीके से अगर कोई सीक्रेट ऑपरेशन हुआ होता तो ऐसा नहीं हो सकता कि इटालियन मिलिट्री ने जानबूझकर अपने फाइटर जेट के रिकॉर्ड्स को मिटा दिया हो। बिल्कुल ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन बात यह है दोस्तों कि हमारे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहां तक कि कोई हिंट भी नहीं है कि ऐसा हुआ हो। हमारे पास है तो सिर्फ इस इंसिडेंट की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। स्क्रीन पर देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मार्च 1967 में पूरी हुई थी और इसे फ्रेंच इंक्वायरी कमीशन ने तैयार किया था। इसके मुताबिक कई छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ा हादसा बन गया। पहली गड़बड़ हुई थी बेरूट से उड़ान भरते वक्त। एरोप्लेन का नेविगेशन सिस्टम VOR फेल हो चुका था। VOR वो रेडियो सिस्टम होता है जिसे पायलट को पता चले कि उसका प्लेन एग्जैक्टली कहां पर है। सुबह के ठीक 7 बजे पायलट ने जेनीवा कंट्रोल को बताया था कि वो 19,000 फीट पर पहुंच चुके हैं,
जैसा वीडियो के शुरू में आपने देखा। Geneva Control, Air India 101, maintaining flight level 190. कंट्रोलर ने जवाब दिया कि वो इसी हाइट पर बने रहे जब तक वो साफ मौसम में बादलों से 1000 फीट ऊपर रहते हुए नीचे ना उतर सके। Air India 101, Geneva Control, maintain flight level 190, remain at least 1000 feet above cloud until clear conditions established for descent. पायलट ने इस बात को कंफर्म किया, लेकिन साथ में कहा कि उनका प्लेन अभी मॉन्ट ब्लैंक के बराबर से गुजर रहा है। Roger, maintaining flight level 190 until clear conditions. We are now above Mont Blanc. लेकिन पायलट की ये बात सच नहीं थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तुरंत भांप लिया था कि प्लेन अभी मॉन्ट ब्लैंक तक पहुंचा ही नहीं है और उसने रेडियो पर पायलट को बताया कि मॉन्ट ब्लैंक अभी भी 5 मील दूर है। Air India 101, you have approximately 5 miles remaining to Mont Blanc. पायलट ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, रॉजर, और फिर इन्होंने प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया। यही वो पॉइंट था कि प्लेन 19,000 फीट से नीचे उतरकर 15,500 फीट की ऊंचाई पर सीधे मॉन्ट ब्लैंक से टकरा गया। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक यहाँ पर असली ट्रेजेडी कम्युनिकेशन में हुई। सही शब्दों के इस्तेमाल करने की कमी की वजह से पायलट ने उस करेक्शन को गलत समझ लिया। पायलट को लगा था कि वो मॉन्ट ब्लैंक की चोटी पार कर चुके हैं और अभी भी इतनी ऊंचाई पर हैं कि पहाड़ के ऊपर से सेफली निकल जाएंगे, और इसी गलत फहमी में उन्होंने प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया था। और यहीं पर एक और चीज बड़ी खतरनाक साबित हुई। मॉन्ट ब्लैंक की चोटी के पास वो भयानक व्हाइट आउट कंडीशंस, जिसमें चारों तरफ बस सफेद ही सफेद दिखता है और ये पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि पहाड़ कहाँ खत्म हो रहा है और आसमान कहाँ शुरू। इस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोई बॉम्ब नहीं था, कोई फाइटर जेट नहीं था, ना ही कोई CIA थी। बस एक खराब VOR और पोजीशन का गलत अंदाजा, एक गलत समझा गया मैसेज और बादलों में छिपा एक पहाड़, और चंद सेकंड में 117 जाने खत्म हो गए। अब आप पूछोगे कितना यकीन किया जा सकता है इस रिपोर्ट पर, तो इसका जवाब है दोस्तों कि खुद इंडियन गवर्नमेंट ने भी फ्रेंच कमीशन की इस रिपोर्ट को सच माना है और इसे अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में शामिल किया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि होमी भाभा की मौत इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक, लेकिन इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में सक्सेसफुली कंप्लीट किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस कोशिश को आगे जारी रखा। अगर CIA ने रोकने की कोशिश की भी थी तो वो अनसक्सेसफुल रही। इंडिया का पहला वेपनाइज्ड न्यूक्लियर बॉम्ब साल 1998 में जाकर तैयार होता है, होमी भाभा की मौत के 32 साल बाद। इस चीज से आप सेटबैक का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। जो काम भाभा 18 महीने में पूरा करने का दावा कर रहे थे, उसमें देश को दशकों लग गए। अब सुनने में कॉम्प्लिकेटेड कंस्पिरेसी थ्योरीज स्पाई फिल्म जैसी लगती हैं, और आज कई वेब सीरीज, फिल्में बिना किसी सबूत के ये सारी थ्योरीज फैलाती हैं, चाहे वो CIA असैसिनेशन वाली थ्योरी हो या ये मिड एयर कोलिजन वाली थ्योरी। लेकिन किसी भी कॉन्क्रीट सबूत के बिना ये थ्योरीज और कहानियां ही रहती हैं। अभी तक जितने भी ठोस सबूत इस इंसिडेंट को लेकर सामने आए हैं, वो सब एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं कि फ्लाइट 101 एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था। भाभा की मौत के ठीक 1 साल बाद इंडिया ने उनके बनाए ट्रॉम्बे के एटॉमिक सेंटर का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया, जो कि आज के दिन तक वहां खड़ा है। जो आदमी एक पहाड़ पर पल भर में चला गया, उसका बनाया हुआ संस्थान आज भी इंडिया के न्यूक्लियर दिल की तरह धड़कता है। आज के दिन इंडिया उन 9 देशों का हिस्सा है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है, और इसी न्यूक्लियर पावर के दम पर आज के दिन इंडिया में 25 ऑपरेशनल रिएक्टर्स भी हैं जहां से बिजली जनरेट होती है। लगभग 3% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की न्यूक्लियर से आती है, और 2047 तक का गोल है कि 100 गीगावाट्स न्यूक्लियर से आए। अब न्यूक्लियर पावर को लेकर सबसे बड़ा डर ये रहता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं चेरनोबिल जैसी हालत दोबारा से ना हो जाए। एक तरीके से देखा जाए तो ये डर कहीं ना कहीं जायज भी है। अगर वैसा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका इम्पैक्ट इतना भयानक होगा कि इमेजिन कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए अब आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर क्यों हुआ था और क्या किया गया ऐसे डिजास्टर्स को फ्यूचर में अवॉइड करने के। और AI बूट कैंप को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में काफ़ी आपको डिफरेंट थ्योरी सुनने को मिली है। अदरवाइज हम लोगों ने जो होमी भाभा की लाइफ के बारे में देखा वो थ्रू वेब सीरीज ही देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं ये कहूँगी कि जैसे हम भी हैं, हम लोग वीडियोज़ के माध्यम से या फिर वेब सीरीज़ के माध्यम से देखते हैं। बट मुझे ऑनेस्टली ये लगता है सारी वीडियोस मतलब थ्योरी सुनने के बाद आपको नहीं पता होता कि चीज़ें क्या होती हैं। लाइक इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, इतनी रहस्य भरी हैं, स्पेशली
उन पर्सनालिटीज़ को लेकर जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं कंट्री के लिए, या उनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, उनकी लाइफ मुझे लगता है बहुत मिस्टीरियस रहती है। भाई देख, जो कंट्रीज़ के इस तरह के मामलात होते हैं ना, तो नो डाउट जब वो चीज़ें जो है वो की जा रही होती हैं, पूरी दुनिया में आपके विरुद्ध जो है वो लोग जो है वो खड़े होते हैं, तो वो डिफरेंट पैटर्न से जो है ना आपके ऊपर नज़र जो है वो ज़रूर रखते हैं। वो देखते हैं कि भाई कहाँ तक प्रोग्रेस पहुँची है, कहाँ तक हुआ है, और फिर वो कोई ऐसा पॉइंट जो है वो तलाश करते हैं जहाँ पर चीज़ों को जो है वो रोका जा सके। अगर देखा जाए तो भाई जो होमी भाभा थे उनके जाने के बाद, और जो प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, उनके जाने के बाद भी अगर देखा जाए तो एक तरह से बिल्कुल वहाँ पर रुक गया था न्यूक्लियर प्रोग्राम का। लेकिन मैंने जो है मूवी जब देखी थी जिसमें जो है ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बताया गया था, और फर्स्ट जो हुआ था उसमें जब बुद्धा इज स्माइलिंग उसे ये जो है वो टाइटल दिया गया था। लेकिन भाई जो अब माउंट की बात की जा रही है कि भाई वहाँ पे जो ग्लेशियर था वो पिघलना शुरू हो रहा है नीचे से, लाजमी बात है जो चीज़ें उसके अंदर हैं वो बाहर अब निकलना शुरू हो रही हैं। तो वहाँ पे ये एक बड़ी रहस्य वाली बात जो है बीच में की गई कि एक और प्लेन के जो है ना आपको वो अवशेष वहाँ पर मिले हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी देखो, मतलब कोइंसिडेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि देखो दो अहम पर्सनालिटीज़ जो एक ही कंट्री से बिलोंग करती हैं, उनकी मतलब इतने शॉर्ट टाइम के बाद मृत्यु होना, और वो भी प्लेन क्रैश में, तो मतलब बहुत सारी दिमाग में बातें आती हैं। कुछ चीज़ें हैं ठीक है, आप सुन रहे होते हो तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर पा रहे होते, लेकिन फिर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सब कुछ कोइंसिडेंस भी लाइफ में नहीं रहता। तो बट ये है कि जहाँ पर जो बंदा जिस थ्योरी पर आप कह लो कि समझ जाता है या वो सेटिस्फाई हो जाता है, वहाँ पर वो उसी को मानना शुरू होता है। भाई देखिए, ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये हाँ, होता है प्री प्लान्ड। Exactly. आपने जो है वो क्या प्लान किया हुआ है और आप एग्जीक्यूट जो है उसे कब करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में भी अगर हम लोग बात करें तो हम सबकी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं है। जितने गैजेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारी लाइफ की, हमारी मतलब एक एक पल की जो आप कह लो कि चीज़ें वो रिकॉर्ड हो रही हैं हर जगह पर। सो मैं पता नहीं, मुझे तो ये भाई देखें, प्राइवेसी वाली जो एक बात है ना वो आज से 20-30 साल पहले होती थी, ठीक है ना, वो अलग बात है, इंटरफेस बड़ी थी, लेकिन आज के टाइम में ना आपके हाथ में आप चलता फिरता डिवाइस आपकी प्राइवेसी इन्वेड करने वाली गैजेट है, सब कुछ बता देता है। ट्रू। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप किस थ्योरी को मानते हैं या आपको क्या सोचना, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना।